अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक है वो शुरू कर लेते हैं। और इसका जो कोर्स है, इसका जो टेक्स्ट है वो ऑलमोस्ट बाकी कोर्सेज़, बाकी प्रोविंसेस के बुक्स के साथ मिलता जुलता तो है, लेकिन इसका टेक्स्ट जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। मैंने वैसे ज़्यादा तो रीड नहीं किया, लेकिन चैप्टर नंबर 1 के 4-5 टॉपिक्स मैंने रीड किए हैं। तो एक तो इसमें मिस्टेक्स मुझे काफ़ी सारे नज़र आए हैं, और टेक्स्ट मुझे स्टार्ट में तो खैर अच्छा नहीं लगा, लेकिन देखते हैं आगे में भी कि आगे जो टेक्स्ट है उसके अंदर चीज़ें सही लिखी हो। तो मैं सबसे पहले बुक ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर देखते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। अगर इनकेस आप लोगों के पास बुक नहीं है तो ये उसकी कवर फ़ोटो है, और ये उसका तकरीबन दूसरा या तीसरा पेज है। यहाँ पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 1 है। वैसे अगर आप लोग KPK की बुक में देख ले या आप लोग फेडरल बोर्ड में देख ले तो उसकी जो बुक है उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 2 है। सिंध बुक में आप लोग बोलेंगे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 1 है। ये उसके कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स आप लोग मैच करेंगे। ऑलमोस्ट आप समझे कि पिछले साल के फेडरल बोर्ड के कंटेंट्स के साथ ये मैच करते हैं, या KPK बुक के कंटेंट्स के साथ ये मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंध बुक में जो आप लोग चैप्टर्स देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, दूसरा है एंजाइम्स, तीसरा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायो एनर्जेटिक्स, ए सेलुलर लाइफ, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी और गैसियस एक्सचेंज। ये वाले चैप्टर्स आप लोग याद रखेंगे कि 14 चैप्टर्स इसमें मौजूद है। फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की बुक से ये डिफरेंट कुछ इस अंदाज में है। फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक आई है उसमें आजकल वो स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि इम्यूनिटी चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, सर्कुलेशन भी नहीं पढ़ेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी नहीं पढ़ेंगे, गैसियस एक्सचेंज वो लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो सेकेंड ईयर में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आप बोल सकते हैं कि फेडरल बोर्ड वालों ने फ़र्स्ट ईयर के लिए ये नहीं पढ़ने और सिंध वालों ने ये पढ़ने हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर। मैं चैप्टर नंबर 1 शुरू कर लेता हूँ और इसकी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। ये बुक का पहला पेज है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। आप लोग देखें ना कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं। तो चूँकि लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ में पाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसको हम क्या नाम देंगे? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम इसको नाम देंगे। और इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। तो इस वजह से शुरू ही कहाँ से लिया है? बायोकेमिस्ट्री से शुरू किया है। तो देखते हैं बायोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है और इसका फ़ायदा क्या है, एंड सो ऑन। सबसे पहला लाइन लिखा है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम क्या डिस्कस कर रहे होते हैं? बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ पढ़ रहे होते हैं। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब कि हमारे बॉडी कौन कौन से केमिकल से बना है, हमारे जो बॉडीज़ है उनके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं। तो 2 चीज़ें आप लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ में रिएक्शंस कौन से अकर हो रहे होते हैं और वो कौन से केमिकल्स है जो कि लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ को फॉर्म करते हैं। तो इस वजह से मैंने लिखा है इसको बायो केमिकल बेसिस, लफ्ज़ जो है वो यूज़ किया है। आगे डिस्कस किया है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ड्यू टू सम रीजन्स गिवन बिलो। वैसे ये सेंटेंस तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, लेकिन डिस्कस किया है कि नीचे हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री लिखा है। तो बायोकेमिस्ट्री आप लोगों ने डिफ़ाइन किया है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे होते हैं और कंपोजिशन और कंपाउंड्स वगैरह पढ़ते हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के ऊपर आप लोग लिखेंगे
ये कौन सा है? ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सो हमने ये 3 या 4 लाइंस डिस्कस करने हैं बायोकेमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस। अगर पेपर में आता है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर ले तो ये और ये 3 पॉइंट्स आप लोग डिस्कस कर ले। सो मैं देखता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस क्या है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट all the processes carried out in the living organisms, from construction of body structure to flow of information from nucleus, especially DNA, for enzyme protein synthesis and control of all other mechanisms। लिखा है कि बायोकेमिस्ट्री का एक फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से, अगर हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसकी मदद से तमाम लिविंग थिंग के अंदर जो प्रोसेसेस अकर हो रहे होते हैं उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो लिखा है कि लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ कैसे बनते हैं, एटम्स वगैरह कंबाइन होके डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम कैसे बनाते हैं। और इसी के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने के बाद हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डीएनए एंजाइम्स कैसे बनाता है, डीएनए प्रोटीन कैसे बनाता है। आप सबको पता है कि डीएनए का काम क्या होता है, एंजाइम बनाना होता है, डीएनए का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने के बाद 2 चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें आसान हो जाएंगी? एक, लिविंग थिंग्स में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बनते कैसे हैं और ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम वगैरह कैसे बन रहे होते हैं। आगे डिस्कस किया है दूसरा इम्पॉर्टेंस जो आप लोग देख रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स विच लीड टू डिजीज़। ये हमें एबनॉर्मल प्रोसेसेस के बारे में भी क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि ये प्रॉब्लम अकर हो गया है तो इसकी वजह से ये डिज़ीज़ अकर हो गया है। सपोज़ करते हैं फॉर वाइल मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ कि हमने क्या करना है, आगे जाके हमने सिकल सेल एनीमिया डिस्कस करना है। तो सिकल सेल एनीमिया में आप लोग क्या पढ़ते हैं, आप लोग डिस्कस करते हैं ना कि सिर्फ़ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आ गया तो उसकी वजह से एबनॉर्मल प्रोटीन आ गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। सो ये असल में उस तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, इट अल्टीमेटली ओपन डोर्स to the development of medicine and medical equipment to elucidate these abnormalities। लिखा है कि जब आप किसी एबनॉर्मेलिटी को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये एबनॉर्मेलिटी क्यों अकर हो गई है तो फिर आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे उसके अगेंस्ट मेडिसिन्स भी बना देते हैं और मेडिसिन्स के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के टूल्स और इक्विपमेंट्स बना देते हैं जो उस प्रॉब्लम को क्या कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंस जो डिस्कस किया है कि द रीसेंट कंसेप्ट एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ बायोकेमिस्ट्री enabled us to investigate and understand most challenging and fundamental problems of biology and medicine. For example, how does cell find each other to form a complex organ? ठीक है, लिखा है कि बायोकेमिस्ट्री आजकल हम पढ़ रहे हैं तो इन्होंने हमारे लिए और भी अंडरस्टैंडिंग मतलब आसान कर दिया है, चीज़ों को हमारे लिए आसान कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इम्पॉर्टेंट इशू को हम आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम के तमाम सेल्स जो है ये इकट्ठे होकर ऑर्गन क्यों बना रहे हैं। लाइक अमीबा अगर अकेले रह सकता है तो हमारे बॉडी के अंदर सारे सेल्स इकट्ठे होकर क्यों ऑर्गन बना रहे हैं। बैक्टीरिया अकेले यूनिसेलुलर रह सकता है तो हमारे बॉडी में वो टिश्यू क्यों बना रहा है। हाउ डज़ द ग्रोथ ऑफ सेल्स कंट्रोल्ड। ये वाला जो सेल है ये स्मॉल साइज़ का होता है, थोड़ी देर बाद ये ग्रो कर जाता है, साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है। व्हाट आर द काजेज़ ऑफ कैंसर। कैंसर आप लोग पढ़ते हैं कि जीन के अंदर चेंज आता है ना, तो क्यों आता है, कैसे आता है वो चेंज। व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ मेमोरी। आप लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी स्टोर हो रही होती है, तो क्वेश्चन ये है कि वो मेमोरी किस फॉर्म में स्टोर हो सकती है, होती है। बायोकेमिस्ट्री इज़ द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस विच आंसर दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली। बस ये आइडिया डिस्कस किया है कि बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प कर रहा होता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। सो अगर मैं इस वाले पेज को समराइज़ करने की कोशिश कर लूँ तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या डिस्कस किया है, स्टेप नंबर 1 में बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन डिस्कस किया है
स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस डिस्कस किया है। बायोकेमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंस क्या है? एक इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को समझ सकते हैं कि डीएनए एंजाइम्स कैसे बनाता है, डीएनए प्रोटीन कैसे बनाता है। हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो बनता कैसे है। हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई डिज़ीज़ जो है वो क्यों अकर हो गया, और उन डिजीज़ के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भी हम बायोकेमिस्ट्री की मदद से फिर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। साथ में डिस्कस किया है कि बायोकेमिस्ट्री सिर्फ ये 2 चीज़ें नहीं बल्कि जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ है उसको आंसर करने की भी कोशिश कर रहा होता है, हेल्प कर रहा होता है कि मेमोरी कैसे स्टोर होती है, सेल्स ग्रो कैसे करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बनाते हैं, कैंसर का काज क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। ये क्या है? ये फर्स्ट पेज की समरी है, आसान है, सिंपल सा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल्दो इस पेज से पढ़ाना थोड़ा सा तो मुश्किल हो जाता है, आप लोग दूसरे प्लेलिस्ट में जो फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद के लेक्चर्स है वो देख ले। अगर नोट्स आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो फिर नोट्स बनाने में टाइम तो लगता है, लेकिन मैं उसमें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं मज़ीद क्या लिखा है। लिखा है कि एज वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टिश्यू, ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है। एज वी नो दैट ऑर्गेनिज्म आर मेड अप टू टिश्यू एंड सेल्स वाइल सेल्स आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम्स। ये मेड अप टू, ये मेड अप ऑफ होगा, मेरे ख्याल में OF होगा ये, या नहीं होगा तो ये टू बिल्कुल यहाँ पर नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस के अंदर आपको पता है क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं। एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये देख ले, मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम्स। तो एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ यूनाइट होते हैं, क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ यूनाइट होके सेल बना लेते हैं, और सेल एक दूसरे के साथ कंबाइन होके क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं। सो इस वाले पैराग्राफ के अंदर आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एटम से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल से सेल बन रहे हैं, और सेल से टिश्यू बन रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये यहाँ पर बात हो रही है इस लाइन के अंदर। मज़ीद डिस्कस किया है कि इट मीन्स दैट फंडामेंटली लिविंग थिंग्स आर organisms are made of up to chemicals which explain the second postulate of cell theory। दोबारा इस सेंटेंस में यहाँ पर गलती की है कि it means that fundamentally living things are made up to, ये made of होगा, chemical which explain the second postulate of cell theory। ये लिखा है कि तमाम लिविंग थिंग्स को अगर देखा जाए तो असल में किस चीज़ से बने हैं? एटम से बने हैं। तमाम लिविंग थिंग्स नहीं बल्कि इस प्लेनेट के ऊपर सारी के सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स से बने हैं। एक्सप्लेन द सेकंड postulate of cell theory, i.e. cell structure and function of cell are dependent upon their chemical composition। वैसे ये सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा तो है, लेकिन ये मेरे ख्याल में करेक्ट मेरे मुताबिक तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है कि इन्होंने लिखा है कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल जो है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे? केमिकल कंपोजिशन पे। आप लोग देख ले कि सेल किस चीज़ से बना होता है? मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल किस चीज़ से बनता है? एटम से बनता है। तो ज़ाहिरी सी बात है कि सेल जो भी एक्टिविटी करेगा वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे? मॉलिक्यूल्स पे और एटम्स पे। ठीक है, अच्छा तो ये पैराग्राफ भी आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द chemical composition of cell and reaction which carry down in these cells to understand the different structure and मेटाबॉलिज्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पता नहीं सेंटेंसेस मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम सेल को समझना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका केमिकल कंपोजिशन समझना पड़ेगा।
ठीक है। उसके अंदर जो रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं वो हमें समझने होंगे। जब वो हम समझेंगे तो एज अ होल हम पूरे सेल को भी समझ सकते हैं और एज अ होल हम पूरे के पूरे इंडिविजुअल को भी समझ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो पहला पेज था और दूसरा पेज था ये बायोकेमिस्ट्री का चल रहा था। तो पहले आप लोगों ने डिस्कस किया बायोकेमिस्ट्री क्या है, फिर यहाँ आप लोगों ने डिस्कस किया उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, फिर यहाँ आप लोगों ने डिस्कस किया कि लिविंग थिंग्स जो है वो एलिमेंट से बने होते हैं या मालिक्यूल से बने होते हैं। फिर आप लोगों ने डिस्कस किया कि अगर लिविंग थिंग को समझना है तो हमें एलिमेंट्स और बायो मालिक्यूल्स को पढ़ना होगा ताकि हमें उसकी समझ आ जाए। और फिर यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर आगे जाके डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन से केमिकल्स हैं जो कि लिविंग थिंग्स में या सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ हमने अभी डिस्कशन करनी है कि वो कंपाउंड्स कौन से हैं जो लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सेल लिखा है कि इट इज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चरली composed of cells and living cell contain living matter called protoplasm। लिखा है कि ये पॉइंट तो सबको पता है कि तमाम लिविंग थिंग्स किस चीज़ से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। और जो आप लोग सेल देखते हैं ना, सपोज करते हैं फॉर वाइल ये मैं एक सेल लेता हूँ तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, डिफरेंट सारी चीज़ें इसके अंदर पड़े हैं। जितने भी ऑर्गेनेलिस पड़े हैं इन ऑर्गेनेलिस को कंबाइन मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, आप बोलेंगे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिस है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं और इसको लिविंग कंटेंट्स ऑफ द सेल कहा जाता है कि ये लिविंग चीज़ें हैं। इसका मतलब कि ये लाइफ के साथ एसोसिएटेड ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लिखा है कि द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नॉट नोन परफेक्टली, हाउएवर chemically it contains 70% to 90% वाटर। लिखा है कि ये जो लिविंग कंटेंट्स है यहाँ पर जितने भी लिविंग थिंग्स पड़े हैं सेल के अंदर, हमें प्रॉपरली तो आइडिया नहीं है लेकिन एक आइडिया है कि इसमें मोस्ट अबंडेंट केमिकल क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट केमिकल इसमें वाटर है। कितना मौजूद होता है प्रोटोप्लाज्म में वाटर, 70 to 80% प्रोटोप्लाज्म के अंदर वाटर होता है। इफ़ लिखा है मज़ीद कि इफ़ द वाटर इज़ एवापोरेटेड द रिमेनिंग मास ऑफ सेल इज़ कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ many carbon containing long chain molecule called biomolecule which are the type of organic molecules। पूरा लंबा सेंटेंस लिखा है, आसान अल्फाज में मैं समझा देता हूँ, ज़रा गौर से देख ले। लिखा है कि अगर इस सेल से आप सारे का सारा वाटर रिमूव कर दे, इस सेल से आप सारे का सारा वाटर डिलीट कर दे, तो यहाँ पर पीछे जो भी चीज़ें बच जाएंगी उन सारी की सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ड्राई वेट बोलते हैं। सो आसान अल्फाज में ड्राई वेट क्या होगा, सेल से सारे का सारा वाटर हटा दे, जो चीज़ें बच जाएंगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ड्राई वेट बोलेंगे। अगर वाटर 70 to 90% है तो ड्राई वेट आप लोग बोलेंगे कि ये 30% होगा। ड्राई वेट कितना होगा, 30%। लिखा है कि ये ड्राई वेट किस चीज़ से बना है, ये बायो मालिक्यूल से बना है। ड्राई वेट किस चीज़ से बना है, बायो मालिक्यूल से। और बायो मालिक्यूल्स क्या होते हैं, लिखा है कि ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं। बायो मालिक्यूल्स आप लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं। सो द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो मालिक्यूल्स। बस सिंपल यही आइडिया आपको दे रहे हैं कि लिविंग थिंग्स के बॉडीज़ में जो भी मालिक्यूल्स पड़े रहते हैं उन सब मालिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, बायो मालिक्यूल्स हम उसको नाम देते हैं। लिखा है मज़ीद कि द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर मेनली 6। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया कि बायोमॉलिक्यूल्स किस चीज़ से बनते हैं, एलिमेंट से बनते हैं ना। तो लिखा है कि द एलिमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर मेनली 6। ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एलिमेंट्स जो कि इन बायोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं वो टोटल कितने इन नंबर है, 6 इन नंबर है। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र। इसके ऊपर आप लोग लट्टा लगाएंगे। अगर आप लोग फेडरल बोर्ड की बुक देखते हैं तो उसमें आप लोग नोट कर लेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस का एक पूरा ग्राफ भी बनाया है, ठीक है। अच्छा, इस पैराग्राफ के अंदर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्विक 1 मिनट में आप लोगों के सामने समराइज़ कर देता हूँ। इस पैराग्राफ के अंदर लिखा है
कि हमारे बॉडी, हमारे जो सेल्स होते हैं उसके अंदर जितने भी लिविंग कंटेंट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और उस प्रोटोप्लाज्म को अगर देखा जाए तो उसमें 70 to 90% वाटर होता है, जबकि वाटर के अलावा जो चीज़ें बच जाए उसको हम ड्राई वेट बोलते हैं। लिखा है कि वो ड्राई वेट में बायोमॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, और बायोमॉलिक्यूल्स किस चीज़ से बने हैं, एलिमेंट्स से बने होते हैं। और वो एलिमेंट्स टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। आगे देखते हैं और मज़ीद क्या डिस्कस किया है। लिखा है कि दे फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 98% ऑफ द बायोलॉजिकल मालिक्यूल। ये तकरीबन तीसरी गलती मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ, द फॉर्म नहीं है, दे फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 98% ऑफ द बायो मालिक्यूल्स। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं, इन 6 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि ये 6 के 6 एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, ये यहाँ पर यही बायो मालिक्यूल्स जो है बना लेते हैं। ठीक है, सो ये आसान है। अब देखते हैं कि बायो मालिक्यूल्स कौन से हैं। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल मालिक्यूल, हमने ये तो पढ़ा है कि बायो एलिमेंट्स यूनाइट होकर बायो मालिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन कौन कौन से बायो मालिक्यूल्स हैं। बायो मालिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी in their structure and function in cell and organisms etc. लिखा है कि जो बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स होते हैं उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं। और डिफरेंट ग्रुप्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है और कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स है। ये सारे के सारे फंडामेंटल बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स है, आप लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड सो ऑन। कुछ आप लोगों ने रट्टे ज़रूर लगाने हैं, इम्पॉर्टेंट रट्टे जो आप लोगों को याद होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं वो यहाँ पर मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को। कार्बोहाइड्रेट्स आप लोग याद रखेंगे कि ये छोटे छोटे यूनिट से बनते हैं और उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। जिस तरह ये दीवार आप लोग देख ले ब्रिक से बना है, तो कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे यूनिट से बनता है, उसको मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। और 2 मोनोसेकेराइड्स के बीच में जो बॉन्ड मौजूद होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 2 मोनोसेकेराइड, एक ये मोनोसेकेराइड है और एक ये मोनोसेकेराइड है, तो इसके बीच में इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। डिस्कस किया है कि प्रोटीन किस चीज़ से बनते हैं। प्रोटीन बनते हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होगा। तो ये एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होगा। नेक्स्ट डिस्कस किया है लिपिड्स। लिपिड्स 2 चीज़ों से बने होते हैं, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से बने होते हैं। लिपिड्स किस चीज़ से बनते हैं, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड होता है, ये पेपर के लिए ज़रूरी है। न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ से बने होते हैं, ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। अगर डीएनए हो तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होगा, और अगर आरएनए हो तो राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होगा। और लिखा है कि इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, तो ये होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, और कंजुगेटेड मालिक्यूल्स तो आप लोग खैर डिस्कस करेंगे कि इसमें डिफरेंट मालिक्यूल्स हो सकते हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वो आप लोग पढ़ेंगे, ये पेपर में भी नहीं आएगा। सो ये बातें आप लोगों के लिए फ़र्ज़ है कि कौन सा जो मालिक्यूल है वो किस से बना है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। मोनोमर्स उसके कौन कौन से हैं और उनके बीच में बॉन्ड कौन सा पाया जाता है, ये इस चैप्टर में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कोई इसमें ज़्यादा मसला आप लोगों को नहीं होगा। आगे मज़ीद क्या बोल रहे हैं, लिखा है कि देयर आर वेरिएशंस फाउंड इन लिटरेचर अबाउट द परसेंटेज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल। ये सारी की सारी चीज़ें सेल के अंदर तो मौजूद है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन लिखा है कि हर सेल के अंदर इसका जो वेरिएशन है, इसका जो परसेंटेज है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। इट इज़ बिकॉज डिफरेंट सेल्स विद इन द सेम बॉडी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल। किसी जगह में प्रोटीन ज़्यादा होंगे, किसी जगह में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, किसी में ये होंगे। Therefore, these values are always
टेकन एज एवरेज वैल्यूज़। आगे जाके एक टेबल शो कर रहे हैं, लिखा है कि उसके अंदर वैल्यूज़ जितने भी है वो रैंडम है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अप्लाई हो। अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल एंड टिपिकल मेमेलियन सेल्स आर गिवन बिलो। ये टेबल आप लोग ज़रा देख लें कि हम क्या करते हैं, अगर बैक्टीरिया का सेल उठाते हैं या मैमल्स का सेल हम उठाते हैं और उसमें ये सारे बायो मालिक्यूल्स देखते हैं, ये सारे के सारे बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स आप लोग को नज़र आ रहे हैं, तो वाटर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और वाटर के बाद जो दूसरा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा होता है, वो आप लोग बोलेंगे कि ये वाटर के बाद आप लोग बोलेंगे प्रोटीन होता है, प्रोटीन ज़्यादा है, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है एंड सो ऑन। तो ये वाले टेबल से पहले तो रट्टे वाले क्वेश्चंस आते थे और अभी भी खैर है, आप लोगों को याद हो जाएगा, इसकी टेंशन ना ले, ठीक है। सो ये है यहाँ तक डिस्कशन, आसान सी डिस्कशन है, थोड़े से इसमें बोरिंग से अंदाज में है, लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूँ आप लोगों को समझ आ जाए। हाँ, अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं कि इसमें नोट्स आप बना लें, क्योंकि मुझे टेक्स्ट पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसका, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ कि नोट्स में इसके बना लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सिंथेसिस ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, कंडेंसेशन, और इसके साथ साथ जो हाइड्रोलिसिस टॉपिक है ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर ले। लेक्चर्स में बाकी भी क्या करूँगा, अपलोड करूँगा। अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं तो उसके हवाले से भी कमेंट कर ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।